हेलो। नमस्ते सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए जी, कल की क्लास में अपन ने 14 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कल की क्लास में अपन ने जो अर्धचालक वाला जो चैप्टर था, सेमीकंडक्टर वाला, उसमें अपन ने गेट यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि हमारे पास में अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें दो प्रकार के संकेत लिए थे। एक था हमारे पास में एनालॉग और दूसरा था हमारे पास में डिजिटल। ठीक है ना। कल तीनों गेट के बारे में डिस्कशन कर लिया था अपन ने। आज की क्लास में अपन जो उसके बाद वाली कहानी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा फोकस बोर्ड पर। 14 चैप्टर है हमारे पास में, जो कि हमारे पास में 8 मार्क्स का है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 100% आएगा और 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। जो 19वां और 20वां जो आपके लिए क्वेश्चंस है, आपको पता होगा पेपर पैटर्न किस टाइप का है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लें। अगर नहीं पता है तो पेपर पैटर्न की, उसमें आप देख लें कि दो बड़े क्वेश्चंस आएंगे। एक तो फर्स्ट चैप्टर में से आएगा और दूसरा हमारे पास में आएगा 14 चैप्टर में से। ठीक है ना। अब इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में आता है अर्धचालक। ठीक है ना। अर्धचालक किसे कहते हैं? किसी नेज अर्धचालक में यदि अल्प मात्रा में, यदि किसी नेज अर्धचालक में अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में अशुद्धि क्या अशुद्धि मिला दी जाती है। यदि किसी नेज अर्धचालक में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक की चालकता नेज अर्धचालक की तुलना में कई गुना अधिक हो जाती है। जो हमारे पास में नेज अर्धचालक है, अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ, यानी कि क्या कर रहा हूँ, अशुद्धि मिला रहा हूँ, तो इसकी जो चालकता है, इसकी हमारे पास में चालकता है नेज अर्धचालक की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार को अपन क्या कहेंगे, बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है ना। एक तो होता है हमारे पास में पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होता है हमारे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में मान लीजिए कि हमारे पास में पी प्रकार के अर्धचालक में हमारे पास में जैसे जीई है, जीई या फिर एसआई, दो प्रकार के अपन क्या कर रहे हैं, तत्व ले रहे हैं। एक तो अपन ने ले लिया जीई, जिसकी जो परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास में 32 होता है और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s2 और 4p2। ठीक है ना। इसी प्रकार से एसआई का होता है हमारे पास में 14, जिसके बाह्यतम कोश में होते हैं 3s2 और 3p2। ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझको, जीई के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास में अपन इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 1 2 3 4। एक दूसरा जीई ले लिया, इस टाइप से उसके 4 मॉलिक्यूल्स, तत्व अणु जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जोड़ दिए। ठीक है ना। उसके बाद में एक तीसरा ले लिया और एक हमारे पास में यहाँ पे ले लिया। ठीक है। और एक हमारे पास में यहाँ पे ले लिया। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना। इस टाइप से एक बॉन्ड बन जाएगा, इस टाइप से भी हमारे पास में बॉन्ड बन जाएगा, इस टाइप से इधर बन जाएगा। एक जीई को यहाँ पर ले लीजिए, एक जीयू को हमने यहाँ पर ले लिया। इस टाइप से क्या बनेंगे, तुम्हारे लिए एक बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एक अशुद्धि मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और जब अपन इसमें क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, तो अब इसमें कौन सी डोपिंग की जाएगी, पी प्रकार के अर्धचालक में अपन ने बी यानी कि बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, जिसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 3 वाले तत्व की अपन क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। यानी कि जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व यानी कि बोरॉन, आईएन और जीए की अशुद्धि यानी कि डोपिंग की जाती है, तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल इसको हटाया, इस तत्व को हटाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, बोरॉन को लगा दिया, तो बोरॉन के में कितने, 3, तो एक इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ में बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा। इस वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास में खाली हो जाएगा। और ये दोनों आपस में जीई के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन अपद्रव परमाणु का एक और क्या रह जाता है, रिक्त स्थान खाली हो जाता है, जिसे अपन होल या कोटर कहते हैं। ठीक है ना। जिसे अपन क्या कहेंगे, हॉल या कोटर कहेंगे। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में बोरॉन के कितने हैं, 3 हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, जो कि जीई के साथ में 3 सहसंयोजक बॉन्ड बना लिए, लेकिन हमारे पास में एक साइड नहीं बना पाए, तो यहाँ पर मिल गया क्या, होल, एक रिक्त स्थान खाली हो गया, जिसे अपन क्या कर रहे हैं, होल या कोटर कह रहे हैं। अब पी प्रकार के अर्धचालक में क्या, कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी,
इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाएगी और इसमें कौन रहेंगे? आवेश वाहक का काम कौन करेगा? होल या फिर कोटर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो n प्रकार का अर्धचालक। अब n प्रकार के अर्धचालक में यदि अपन क्या कर रहे हैं, पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं। कौन सी? पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए। अब पंच संयोजी हमारे पास में कौन कौन से हैं? एक तो होता है हमारे पास में एल्युमिनी, एक तो होता है एस और एसपी और एक फास्फोरस पी। पंच संयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं तो हमारे पास में पी वाली वही सेम कंडीशंस मान लेते हैं कि अपन ने इस बार क्या किया, बोरोन की जगह क्या मिला दिया अपन ने? पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास में पी मिलाया। पी के कितने हैं भाई? तुमको उसमें इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है ना। तो 4 के साथ में तो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाएगा, इसका शेष रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ये तो रहेगा पॉजिटिव टाइप से, और ये हमारे पास में रह जाएगा नेगेटिव। यानी कि इसमें कौन रहेगा, इसमें तो n प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, और इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करेगा? इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। एक बार ध्यान से सुनो, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन वाले मतलब जर्मेनियम व सिलिकॉन वाले क्रिस्टल में संयोजकता +5 वाला तत्व जैसे ES, SB और P मिलाया जाता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके साथ में क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाएगा, खाली रह जाता है, जिसे अपन सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और इसमें जो आवेश भाग का कार्य कौन करेगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स करेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे जहाँ तक। इसके बाद में आता है बैंड मॉडल के आधार पर अर्धचालकों की व्याख्या। एक बार सुन लीजिए, n प्रकार के अर्धचालक बैंड मॉडल के आधार पर अपन सीख रहे हैं। n प्रकार के अर्धचालक, जब किसी निज अर्धचालक में दाता अशुद्धियां अपमिश्रित की जाती हैं, दाता मतलब देने वाली, दाता अशुद्धियां अपमिश्रित की जाती हैं, तो इन अशुद्धियों के कारण वर्जित ऊर्जा अंतराल में चालन बैंड के तल के थोड़ा नीचे इन अशुद्धियां परमाणुओं के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा स्तर अंतर अत्यल्प होता है। अतः इन दाता स्तरों के इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के तापीय कंपनों से ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में संयोजी बैंड के में होल उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, अभी अपन ने पढ़ा है इन प्रकार के क्रिस्टल में हमारे पास में होल ही क्रिएट होंगे। ठीक है, और पी टाइप के अर्धचालक में हमारे पास में क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। समझ गए होंगे जहाँ तक, कोई तकलीफ है? अब इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में पीएन संधि डायोड। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में पीएन संधि। ठीक है ना, पीएन संधि क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास में पीएन संधि का अग्रवाइस है, और इसी टाइप से हमारे पास में पक्षवाइस बनेगा। तो पहले इधर ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारे पास में आता है पीएन संधि जब पी प्रकार के क्रिस्टल को एन प्रकार के क्रिस्टल के साथ में जोड़ा जाता है। जब पी प्रकार के क्रिस्टल को एन प्रकार के क्रिस्टल के साथ में जोड़ा जाता है, तो पी में क्या है हमारे पास में, पी टाइप के क्रिस्टल में क्या है हमारे पास में, होल है, और एन टाइप के क्रिस्टल में क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप के जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ गति करेंगे, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ गति करेंगे, जिससे ये एक दूसरे की तरफ जब गति करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, उदासीन परत बन जाती है। उदासीन परत बन जाती है जिसमें एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है, जो कि एन से पी की ओर दिष्ट होता है, जो कि एन से पी की ओर क्या होगा, दिष्ट होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। जब पी प्रकार के क्रिस्टल को एन प्रकार के क्रिस्टल के साथ में जोड़ा जाता है, तो जिस स्थान पर दोनों क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, पीएन संधि कहेंगे। पीएन संधि के अंदर पी प्रकार के होल एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ गति करेंगे, और एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पी प्रकार के होल की तरफ गति करते हैं, जिससे वहाँ पे हमारे पास में अपने अपने पूर्वकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं, और विद्युत क्षेत्र उस उदासीन में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, EI कहते हैं, और जो कि एन से पी की ओर क्या होगा, दिष्ट होगा। ठीक है ना,
इसके बाद में सुनो, हमारे पास में संधि के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर या फिर रोध का विभव कहलाता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में P है और ये हमारे पास में मान लीजिए N है, ठीक है ना। दोनों को अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया। P प्रकार के P में क्या है हमारे पास में होल्स हैं, तो अपन ने क्या किया, इनको होल्स बना दिया, ठीक है ना। इस टाइप से अपन ने होल्स बना देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दोनों को अपन ने जब मिलाया तो बीच में अपने अपने पूर्वकों से मिलकर के उदासीन परत का निर्माण कर लेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, पीएन संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से सुनो, इसके बाद में आता है हमारे पास में पीएन संधि डायोड। इसके बाद में क्या आएगा, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए इसके पी तथा एन सिरों पर धात्विक इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। पीएन संधि को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए ये तो होता है हमारे पास में पी और ये होता है हमारे पास में एन। पी को अपन कह रहे हैं पॉजिटिव, एन को कह रहे हैं हमारे पास में नेगेटिव, क्योंकि होल्स क्या कार्य कर रहा है, पॉजिटिव का, और इलेक्ट्रॉन्स किसका कार्य कर रहा है, नेगेटिव का। पीएन संधि को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए इसके पी तथा एन सिरों पर धात्विक इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। इस युक्ति को पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड कहते हैं। इसमें वर्णाग्र पी क्षेत्र को तथा पतली पट्टी एन क्षेत्र को दर्शाती है। पीएन संधि डायोड के प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार हैं। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे पास में इस टाइप से रहेगा, जिसमें पी क्या है तुम्हारे पास में पॉजिटिव है और एन क्या है हमारे पास में नेगेटिव है। समझ गया ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बहुत शानदार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का जो पेपर लग रहा है आपके लिए 4 अप्रैल में, उसमें वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास में पीएन संधि डायोड में 2 प्रकार के बायस होते हैं, एक तो होता है अग्र बायस और दूसरा होता है हमारे पास में पक्ष बायस। तो जस्ट अभी अपन एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको अपन ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। पहले एक बार क्वेश्चंस को सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, पीएन संधि के अग्रदिशक पीएन संधि के अग्रदिशक बायस को प्राप्त करने के लिए अभिलाक्षणिक वक्र तथा कार्यविधि का वर्णन करो, प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। ध्यान से सुनिएगा हमारे पास में कि ये जो विद्युत परिपथ है, ये जो परिपथ है हमारे पास में, ये पी है, ये हमारे पास में एन है, यहाँ पर बैटरी लगा दी जिसको मैंने ई कह दिया। ये हमारे पास में वोल्ट था, यानी कि मैं विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, ये माइक्रोमीटर लगा दिया। इस टाइप से अपन ने क्या किया, परिपथ का निर्माण कर लिया, ठीक है ना। अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक परिपथ की व्यवस्था को निम्न प्रकार दर्शाया गया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है। यहाँ पर विभव विभाजक के द्वारा डायोड पर विभवांतर बी को परिवर्तित किया जाता है। विभव विभाजक है, ये है हमारे पास में विभव विभाजक, जहाँ पर विभव विभाजक के द्वारा डायोड में बी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। ये है तुम्हारे पास में वोल्ट मीटर, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में ऐड कर रहे हैं पैरेलल में। और ये है तुम्हारे पास में अमीटर, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये 2-4 चीज़ें याद हो गई। एक तो हमारे पास में लग रहा है विभव विभाजक, जो कि क्या करेगा, पीएन संधि में वोल्टता का मापन, वोल्टता को चेंज करेगा। एक इसके पीएन संधि डायोड के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लग रहा है, पीएन संधि के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लग गया। और इसके श्रेणी क्रम में क्या लग रहा है, माइक्रोमीटर, यानी कि इसके श्रेणी क्रम में क्या लग रहा है, अमीटर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ध्यान से सुनना है अपन को। इसके बाद में इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको सुनते हैं। यहाँ पे हमारे पास में विभव विभाजक के द्वारा डायोड के विभवांतर का मान परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जो पी प्रकार का क्रिस्टल है वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ रहा है, हमारे पास में धनात्मक टर्मिनल से जुड़ रहा है। और एन प्रकार का क्रिस्टल किससे जुड़ रहा है, हमारे पास में बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा रहता है। पीएन संधि के अग्रवाइस में, ध्यान से सुनना है, पीएन संधि के अग्रवाइस में हमारे पास में पी प्रकार का क्रिस्टल बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और एन प्रकार का क्रिस्टल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। पहली लाइन तो आपको पता चल गई विभव विभाजक की।
की। और दूसरा आता है कि पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में उसके समांतर क्रम में हमारे पास में वोल्ट मीटर लगा रहेगा और श्रेणी क्रम में क्या लगा रहेगा, माइक्रोमीटर लगा रहता है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, यहाँ विभव विभाजक के द्वारा डायोड पर विभवांतर V को परिवर्तित किया जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा पाठ्यांक को नोट कर लिया जाता है। परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अग्र अभिनत में विभव के अति अल्प मान, विभव के अति अल्प मान यानी कि जर्मेनियम और एसआई के अति अल्प मान प्राप्त होते हैं, जिसके लिए हमारे पास में अल्प धारा प्राप्त होगी। और अल्प धारा का मापन किससे करेंगे अपन, माइक्रोमीटर से करते हैं। ठीक है ना। जिसके कारण धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। डायोड का यह व्यवहार अपन क्या कर रहे हैं, ओ ए का जो व्यवहार है यानी कि आई यानी कि धारा और वोल्टता के मध्य में जब अपन ग्राफ प्राप्त करेंगे उसी अपन अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे, जो पीएन संधि के लिए हमारे पास में किस टाइप से बनेगा, इस प्रकार से हमारे पास में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है ना। आसानी से नहीं होता है। डायोड का यह व्यवहार ओ ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आरोपित विभवांतर का मान और बढ़ाने पर धारा के मान में चरघातांकी रूप से बढ़ोतरी होती है। डायोड के विभवांतर का मान अगर और बढ़ा दिया जाता है तो धारा के मान में, डायोड के विभवांतर का मान और बढ़ा देंगे तो धारा के मान में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी, यानी कि e की पावर x के रूप में बढ़ता है। यह व्यवहार वक्र ओ बी यानी कि यह व्यवहार वक्र ओ बी मतलब ए से लेकर के बी तक, और ओ से लेकर के ए तक अलग टाइप से बढ़ेगा और ए से लेकर बी तक हमारे पास में अलग टाइप से बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए। इसे अपन डायोड क्या कहेंगे, कट इन विभव यानी कि नी वोल्टेज, इसे अपन नी वोल्टेज या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, कट इन विभव कहा जाता है। इसे अपन कट इन विभव या फिर नी वोल्टेज कहेंगे। क्लियर। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसी के जैसा है। ये तो इस बार अपन ने पढ़ा है अग्रवाइस के लिए, अब अपन पढ़ने वाले हैं पश्चवाइस के लिए। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये तो अग्र है, अगर मैंने बोल दिया उत्क्रम बाइस, अब उत्क्रम बाइस में क्या करना पड़ेगा, उत्क्रम बाइस में बस शर्तें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बैटरी को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऋण विभव, और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बैटरी को कौन सा सिरा लगाना पड़ेगा, धनात्मक वाला, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक वाला। ठीक है ना। इसके बाद में जो ये ग्राफ बनेगा वो थोड़ा उल्टा बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुना यहाँ पे। और बाकी की जो थ्योरी है वो सेम रहेगी कि उत्क्रम अभिनति के लिए पीएन संधि परिपथ में चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। विभव विभाजक की सहायता से डायोड पी व एन सिरे को बैटरी के ऋण, पी सिरे को किससे जोड़ रहे हैं अपन, उस टाइम उसमें तो जोड़ा था अपन ने धन से, लेकिन यहाँ पर किससे जोड़ेंगे, ऋण सिरे से। और एन सिरों को किससे जोड़ रहे हैं अपन, धन सिरे से जोड़ा जाता है। बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। उत्क्रम धारा अल्प होने के कारण मिली अमीटर के स्थान पर माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वो ये है, जो अल्प धारा है, जो धारा है वो हमारे पास में कैसी मिलेगी, अल्प मिलेगी। और अल्प धारा का मापन करने के लिए माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। धारा व वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचने पर ऊपर वर्णित ग्राफ के अनुसार प्राप्त होता है। हमारे पास में जब अपन इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे धारा व वोल्टेज के मध्य में, तो हमारे पास में इस तरीके से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में क्या बनता है, ग्राफ तो बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसको कहेंगे भंजन क्षेत्र। क्या कहेंगे, इसको भंजन क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। बाद में जो कि क्या हो जाता है, लगभग नियत हो जाएगा। एक निश्चित मान के बाद में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ नियत हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं दोनों ग्राफों को मिक्सअप कर देता हूँ, पीएन संधि का अग्रवाइस और पीएन संधि का पश्चवाइस वाला, तो इस टाइप से हमारे पास में ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, तुम्हारे पास में आई है, ये तुम्हारे पास में क्या है, बी, जो कि इधर पॉजिटिव है और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव, और नीचे आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये जो पीएन संधि का अग्रवाइस वाला और पश्चवाइस वाला आ गया। कुछ भी नहीं है, 5-7 लाइनें हैं, जिसको ढंग से एक बार फिर से सुन लीजिए। एक विभव विभाजक का कार्य याद रखना है, एक हमारे लिए वोल्ट मीटर, एक हमारे पास में अमीटर, और ये पीएन संधि का, ये पी सिरा किससे जोड़ोगे, धन से, तो क्या बनेगा हमारे पास में अग्रवाइस, और एन को ऋण से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अग्रवाइस ही बनेगा। अब पी सिरे को ऋणात्मक से जोड़ रहे हैं और एन सिरे को किससे जोड़ रहे हैं, धनात्मक से जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास में कौन सा बन जाएगा, उत्क्रम बाइस बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखो हमारे पास में आता है डिष्टकरण। ठीक है। इसके बाद में आता है डिष्टकरण, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कशन कर रहे हैं। डिष्टकरण। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती विभव अथवा प्रत्यावर्ती धारा को ध्यान से सुने। इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिष्टकरण।
डिष्टकरण या फिर जिसको अपन क्या कहेंगे डिष्टकारी, ठीक है ना। ऐसा प्रत्यावर्ती भवव अथवा प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती भवव अथवा प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती भवव अथवा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट भवव या दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा हमारे पास में दिष्टकरण कहलाएगा, और जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में दिष्टकारी कहलाती है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती भवव या धारा को दिष्ट भवव या धारा में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा दिष्टकरण कहलाएगा। जिस उपकरण से कर रहे हैं उसे दिष्टकरण कहेंगे, और जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में दिष्टकारी कहलाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक अच्छा वाला क्वेश्चन है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। निवेशी प्रत्यावर्ती तथा निर्गत प्रबलता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर हमारे पास में दो प्रकार के दिष्टकरण होते हैं। एक तो होता है अर्धतरंग दिष्टकारी, एक तो होता है हमारे पास में अर्धतरंग दिष्टकारी, और दूसरा होता है हमारे पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए। ये हमारे पास में इनपुट लगा रहता है ट्रांसफार्मर की, ये हमारे पास में प्राथमिक कुंडली हो गई जिसको P से रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पर हमारे पास में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली हो गई जिसको अपन S से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर अपन ने PN संधि डायोड को ऐड कर दिया जिसको अपन ने स्टेप से बोल दिया है, ठीक है ना। हाँ, PN संधि डायोड होगा। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक RL को ऐड कर दिया है, और उसके बाद में अपन ने इसको आउटपुट के रूप में ले लेंगे। ये हमारे पास में आउटपुट बन गया। अब ध्यान से सुनना है, इसके बीच में BS लगा देते हैं। ये हमारे पास में इस तरीके से रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास में नेगेटिव है, ठीक है ना। ये बाईसरा हो जाएगा, ये हमारे पास में एक्सरा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में किस टाइप से मिल रहा है, ये इनपुट है, ये तो हो जाएगा हमारे पास में इनपुट, और ये हमारे पास में क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हमारे पास में मिलेगा आउटपुट, ये मिल जाएगा तुम्हारे पास में आउटपुट। तो ध्यान से सुनना है। और इसके बाद में जो सेकंड ग्राफ बनेगा इसका हमारे पास में इस तरीके से बनेगा। देखो जी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये है T/0 T/4, ये हो जाएगा 3/2 T/2, 3T/4, ये 3T/4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में T, ये हो जाएगा 5T/4, 5T/4, ये हो जाएगा 3T/2, 3T/2, ठीक है। इसको इस तरह इस टाइप से बना सकते हैं अपन। ये 5T/4, ठीक है, 5T/4 तो हो गया। इसके बाद में आएगा 7T/4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2T, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना है। अब अपन PN संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी की तरह उपयोग में लाने के लिए चित्र के अनुसार परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की P, जो एक तो है P और दूसरी है S। P को मैंने प्राइमरी बोल दिया, S को मैंने सेकेंडरी बोल दिया। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है जिससे अपन इनपुट से जोड़ा जाता है, तथा द्वितीय कुंडली को अपन आउटपुट से जोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें प्राथमिक कुंडली है P और दूसरी है तुम्हारे पास में हमारे पास में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है जैसे P से, और द्वितीय कुंडली को अपन S से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S के ए सिरे के PN संधि के P सिरे से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S के ए सिरे को PN संधि के P सिरे से जोड़ा जाएगा, तथा B सिरे को किससे जोड़ा जाएगा, अपन किससे जोड़ेंगे, अपन N सिरे से जोड़ते हैं। ये नहीं लग रहा है यहाँ पर हमारे पास में, N सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें एक लोड प्रतिरोध RL भी लगा रहता है, इसमें एक लोड प्रतिरोध क्या रहेगा, RL रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इसकी क्रियाविधि। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में PN संधि का P सिरा धनात्मक से तथा N सिरा ऋणात्मक से जुड़ा रहेगा, जिसके कारण PN संधि का P सिरा तो धनात्मक से जुड़ रहा है, और N सिरा किससे जुड़ रहा है, ऋणात्मक से जुड़ा रहता है। ए सिरा धनात्मक से तथा B सिरा ऋणात्मक से जुड़ा रहता है। इस स्थिति में PN संधि डायोड अग्र अभिनति पर कार्य करता है, और लोड प्रतिरोध RL में धारा X से Y की तरफ प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसकी जो पहले आधे चक्र में हमारे लिए क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। कब पहले आधे चक्र में कब मिलेगी, जब हमारे पास में P सिरा किससे जुड़ रहा है, धनात्मक से, एक धनात्मक से,
और एन सिरा बी के किससे जुड़ रहा है, ऋणात्मक से जुड़ रहा है। तो पहले सिरे में क्या मिल जाएगी, हमको धारा मिल जाएगी। दूसरे सिरे में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नीचे ये क्या हो रहा है, हमारे पास में नेगेटिव हो रहा है। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का ए सिरा, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का ए सिरा किससे जुड़ रहा है, ऋणात्मक से जुड़ रहा है। और बी सिरा किससे जुड़ रहा है, धनात्मक से जुड़ रहा है। जिससे पी एन संधि किसकी तरह कार्य करेगी, पक्षबाइस की तरह कार्य करेगी। जब पी एन संधि पक्षबाइस की तरह कार्य करेगी तो दूसरे आधे चक्र में हमारे लिए कोई धारा प्राप्त नहीं होगी और लोड प्रतिरोध आर एल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार धारा के निचले भाग कट जाता है और केवल ऊपर के भागों से ही हमें धारा प्रवाह प्राप्त होती है। इस तरीके से हमारे पास में क्या बनेगा, एक ग्राफ बन जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हमारे पास में अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की दो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, पी को तो अपन ने ऐड कर दिया इनपुट से। ठीक है ना, एस का ए सिरा अपन ने पी एन संधि के पी से और बी सिरा पी एन संधि के एन सिरे से जोड़ दिया। इसमें एक लोड प्रतिरोध आर एल लगा दिया। ठीक है ना, ये एक्स है, ये हमारे पास में बाई है। जब अपन क्या कर रहे हैं, पी एन ये आधे चक्र में पी एन संधि का ए सिरा धनात्मक से और एन सिरा बी के ऋणात्मक से जुड़ा रहेगा। जिससे पी एन संधि अग्रवाइस की तरह कार्य करने लगेगी, जिससे लोड प्रतिरोध में धारा एक्स से वाई की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। जिसलिए हमें क्या मिल जाएगा, पहले आधे चक्र में ग्राफ मिल जाएगा, धारा मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आउटपुट मिल जाएगा, जैसे ही ये दूसरा आधा चक्र आएगा उसमें क्या होगा, पी एन संधि का तीसरा ये मतलब नेगेटिव से और एन मतलब पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा। जिसके कारण पी एन संधि पक्षबाइस की तरह कार्य करने लगेगी और नीचे आधे भाग में क्या मिलेगी, अपन को धारा नहीं मिलेगी। नीचे आधा भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हमेशा ऊपर वाले भागों से ही अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है हमारे पास है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। इसमें कुछ नहीं है, पी एन संधि लग रहा है, यहाँ पर एक और पी एन संधि क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। ये ले भाई, एक पी एन संधि और क्या लगा दिया मैंने, ऐड कर दिया। और यहाँ पर क्या लगेगा, लोड प्रतिरोध तो लगना ही है, ये तो तय है। यहाँ पर क्या लगा रहेगा, एक लोड प्रतिरोध यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ा रहता है। अब जब आप पी एन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण पढ़ रहे हो तो दृष्टिकरण पूर्ण तरंग में हमारे लिए प्रत्येक भाग से क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई एक बात बताइएगा, जब अपन ने अर्ध तरंग में पढ़ा था तो पी एन संधि का तीसरा तो एक तो ए सिरे से कार्य कर रहा था, ये मतलब धनात्मक था जब तो धारा मिल रही थी तीसरा। अब जैसे ही ऋणात्मक हो जाता तो धारा नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जब एक सिरा पी से धनात्मक हो रहा है तो दूसरा देखोगे, दूसरा सिरा पी से क्या हो जाएगा, बी से धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद में एन सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों सिरों से अपन को क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। एक बार पहले आधे भाग में तो इससे और दूसरे आधे भाग में नीचे वाले में इससे धारा मिलेगी। जिसके कारण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कंप्लीटली धारा हमारे पास में मिलती रहती है। इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस का ए सिरा धनात्मक से तथा बी सिरा ऋणात्मक से होता है। इस स्थिति में डायोड D1 हमारे पास में डायोड D1 अग्रवाइस में और डायोड D2 पक्षवाइस में कार्य करता है। जब डायोड D1 अग्रवाइस में कार्य कर रहा है तो इसलिए इससे हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे आधा चक्र आएगा उसमें क्या होगा, डायोड D2 अग्रवाइस की तरह कार्य करने लगेगा और डायोड D1 पक्षवाइस की तरह कार्य करने लगेगा। जिसके कारण अपन को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में अपन ने कम्प्लीटली चैप्टर का डिस्कशन तो नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। आज अपन ने जो मोस्ट चीज़ें थी, कल की क्लास में अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने 14 चैप्टर गेट के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन ने 4 क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, पी एन संधि का अग्रवाइस, पी एन संधि का पक्षवाइस, अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। चालक, अर्धचालक को चालक, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेज जो आपके लिए आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हों। ठीक है ना, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।